हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 12th ओसीएम की 31 डे सीरीज। जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट है उनको मैं बता दूं, यहां पे मैंने बोला था अगर कोई बच्चा 31 डे सीरीज फॉलो करता है, मतलब 1 जैन से हमारी शेड्यूल चालू हुआ है। टाइमिंग मैंने फिक्स कर दिया बच्चा, हर एक बच्चा टाइम निकाल के 6 बजे शाम को, बोले तो 6 PM को सेट हो जाओ। 31 डे सीरीज जो बच्चा फॉलो करेगा इजिली ओसीएम का पेपर, बार बार मेंशन किया है मैंने, गारंटी यहीं से पेपर बनेगा। एग्जैक्ट यही पेपर, यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, जहां पे मैं कंप्लीट डिटेल्स बताता हूं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कितना मींस कहां पे बनेगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं, मतलब A to Z जितनी इंफॉर्मेशन होती है। अगर किसी बच्चे ने ओसीएम की कोई स्टोरी नहीं देखा, ये 31 डेज सीरीज फॉलो कर लेता है लाइन बाय लाइन, कंप्लीट बेनिफिट्स मिलेगा, गारंटी लिखवा लो। आज बात करने वाले हैं बच्चा ओसीएम डे 4। ऑलरेडी देखो हर एक चीज मेंशन करता हूं ताकि किसी बच्चे को अगर ओसीएम फर्स्ट टाइम भी स्टार्ट कर रहे हैं, साल भर एंजॉय किया, उसके बाद भी ये एक मंथ में ओसीएम का बेस्ट प्रिपरेशन कर सकता है। डे 4 है बच्चा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करें। आई होप हर एक बच्चे ने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखा है, तो काफी हेल्प वहां से मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हर एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं बच्चा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन करेगा ओसीएम में, ये प्लस पॉइंट है। क्लियर पूछेंगे बच्चा, एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर सुनने का बच्चा, एक्सप्लेन एनी 4 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा पूछ सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। कहां पे पूछेगा वो मैं क्लियरिटी दे दूं, क्वेश्चन नंबर 5 या फिर क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन पूछे जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा बच्चा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर मेंशन करेंगे बच्चा एनी 4 या फिर एनी 5, जितना बोलेगा उतना लिखने का। अब देखो कोई भी टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, ये कितने मार्क्स का आता है बच्चा? अगर 5 में आया तो 4 मार्क्स का आएगा, 7 में आया बच्चा पार्टी तो 5 मार्क्स का आएगा। हर एक बच्चे को ऑलरेडी हर एक वीडियो में डिटेल पता है। सिलेबस पेपर पैटर्न अगर आपने देखा है तो ये मार्क्स वाला टेंशन तो नहीं रहेगा। आई होप याद होगा हर एक बच्चे को, ये चीज क्लियर है। और कल की क्लास अगर आपने देखा है, मैंने पहले बताया शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स का पार्ट है बच्चा। शॉर्ट नोट्स जब आप लिखते हो, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, ऐसा आप बोल सकते हो, पहले लिखना पड़ता है। किसका सर? साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुका हूं साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, या फिर फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है। नाम याद रख लो, FW टेलर। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, FW टेलर है, और इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑलरेडी कल की क्लास में हो चुका है, इसलिए डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूं। देखो टेलर का ये कहना था बच्चा कि जो भी प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं उसको साइंटिफिक वे से सॉल्व करना चाहिए। कौन से वे से बच्चा? साइंटिफिक वे से सॉल्व करना चाहिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो है ऑलरेडी। ये मीनिंग पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, इसलिए सीधा बता रहा हूं टॉपिक्स को। टेलर की जो थ्योरी थी वो बेस्ड है ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक वे से अपने को जाने का है। इनका कहना था भाई एप्लीकेशन करो ऑफ साइंटिफिक अप्रोच को टू डिसीजन मेकिंग एंड उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है अपने को एट द सेम टाइम। टेलर का क्या कहना था? प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बाय द साइंटिफिक वे। कौन से टेक्निक से, कौन से वे से? साइंटिफिक वे से अपने को सॉल्व करना है। तो मीनिंग ऑलरेडी हुआ था, आज फिर भी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया। हर एक बच्चा जो भी चैनल के साथ कनेक्ट है, अगर इंग्लिश वीक है बच्चा और पासिंग ओसीएम में होना है, पासिंग छोड़ो एवरेज मार्क्स लाना है, मतलब 50, 55, 60 तक जाना है ना, तो पहला काम जो मैंने बताया हर एक बच्चे को, मीनिंग करना ही है बच्चा। मीनिंग कंपलसरी। अब देखो ना प्लस पॉइंट क्या मिल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन बोला प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो सेम है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन सेम है, मतलब दो अलग अलग नहीं पढ़ना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ड आया तो सेम आपका कॉन्सेप्ट यही कॉपी हो जाता है। अब चेंज क्या होगा ना बच्चा, इसका पॉइंट चेंज होता है, और पॉइंट का ट्रिक भी सिखा रहा हूं आपको। तो सबसे पहला काम मीनिंग करना है, पॉइंट्स। मीनिंग पॉइंट्स हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है, पहले मीनिंग करो बच्चा, फिर पॉइंट्स। मीनिंग पॉइंट्स हो जाएगा ना, फिर अंदर का डिटेल्स लिखने का। पहला काम ऑब्जेक्टिव, मीनिंग प्लस पॉइंट्स याद रखना है हर एक बच्चे को। आ जाते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है, जो बच्चे अंदर का डिटेल्स कम लिख पाएंगे या फिर बहुत डिटेल्स नहीं पढ़ पाएंगे, तो उनके लिए मेरा सजेशन है, जो ये पॉइंट्स का प्रेजेंटेशन होता है ना बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से दिया करो। प्रेजेंटेशन मस्त वाला देगा तो उसी में पास होने का टेंशन खत्म कर दो। मैंने बार बार मेंशन किया 50, 55, 60 तक पहुंचोगे मीनिंग पॉइंट्स के बेस पे। अब इसका याद करने का ट्रिक सिखाता हूं।
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे ध्यान में रखने का बच्चा, S4 और FD कैसे याद रखने का, S4FD S4FD S4FD। तो आते पहले S4 का क्या मतलब होता है सर, पहला तो वर्क स्टडी देखो यहाँ पे S बोले तो स्टडी, किसकी स्टडी, वर्क काम करने का जो स्टडी है उसका करना पड़ेगा। नेक्स्ट S का मतलब अच्छा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट S का मतलब है साइंटिफिक टास्क सेटिंग है। नेक्स्ट यस का मतलब है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। पहले S4 का चारों क्लियर करो। स्टडी पहला पॉइंट, किसकी स्टडी बचा, वर्क स्टडी पहला हो गया। सेकंड जो हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट होने चाहिए उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब बेटर कंडीशन वाले होने चाहिए। नेक्स्ट साइंटिफिक टास्क होना चाहिए, साइंटिफिक वे, जो टास्क जो ऑब्जेक्टिव में सेटअप कर रहा हूं ना वो साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए, साइंटिफिक वे से आना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ये तो ऑलरेडी प्रिंसिपल में हमने कवर किया है। F का मतलब होता है फंक्शनल फोरमैनशिप। D का मतलब है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पहला हर एक बच्चा पॉइंट याद करेगा, S4FD S4FD। S का मतलब बच्चा कैसे ध्यान में रखना है, स्टडी, किसका, वर्क स्टडी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड यस में कैसे ध्यान रखना है, टूल्स एंड इक्विपमेंट क्या होने चाहिए बच्चा, स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए। नेक्स्ट यस का क्या मतलब है, साइंटिफिक टास्क होना चाहिए सेटिंग, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। नेक्स्ट यस का मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, क्लियर है क्या। F का मतलब FD फंक्शनल फोरमैनशिप। नेक्स्ट D का मतलब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। पहला हर एक बच्चा पॉइंट्स ध्यान में रखेगा, पॉइंट्स याद करेगा, पॉइंट्स को पहले आप नोट कर लो। 2-3 बार आप कवर करोगे ना तो ऑलरेडी पॉइंट्स आपके माइंड में क्लिक हो जाएंगे, और पॉइंट क्लिक हो गया ना तो अब एक एक टॉपिक का पढ़ने का डिटेल्स। पहला पॉइंट देखो ना क्या बता रहा है बच्चा, वर्क स्टडी। जैसे मैंने डिसाइड किया कि हर एक बच्चा, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल चीजें आप समझो। मैंने डिसाइड किया अगर साल भर बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है तो 31 डेज सीरीज, और हर एक बच्चा मुझे मालूम है पर डे एक क्वेश्चन इजीली कर सकता है। इसलिए OCM की जो मैं क्लास लगा रहा हूं बच्चा, पर डे एक क्वेश्चन मैं हर एक बच्चे को ऑब्जर्व करके लगा रहा हूं। भाई हर एक बच्चे को ऑब्जर्व किया, अगर 100 बच्चों को ऑब्जर्व किया तो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा एक क्वेश्चन कर सकता है इजीली, तो उसी के अकॉर्डिंग किया। तो ऐसा फैक्ट्री में भी होता है, ऐसा कंपनी में भी होता है भाई, कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसका स्टडी करना, वो काम कितने टाइम में हो जाएगा, वो काम कितने टाइम में हो जाएगा, कौन सा मेथड बेस्ट है। जैसे मैं हर एक बच्चे को बताता हूं, अगर बच्चा लोअर है तो मीनिंग पॉइंट्स करेगा, बच्चा टॉपर की कैटेगरी में बच्चा तो मीनिंग पॉइंट प्लस मीनिंग का जो भी पॉइंट्स है उसके अंदर का कंटेंट भी बेटर तरीके से लिखेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा देगा। तो हर एक डिटेल तो डिपेंड करता है भाई किस टाइप का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजेशन देना। तो कंपनी भी यही बोल रही है भाई कि मेथड कौन सा बेस्ट है वो पिक कर लो। तो मैं क्या करता हूं, जिस बच्चे के लिए जो मेथड बेस्ट है वो पिक करके उसको बता देता हूं, बच्चा आपका ये लेवल है, आप इसके अकॉर्डिंग चलो। तो कंपनी में भी यही चलेगा, जो भी वर्क होता है उसके स्टडी कौन सा वे, कौन सा मेथड, कौन सा रूट अच्छा है वो सेलेक्ट करो, और एक काम को करने के लिए कितना टाइम जाएगा वो भी ध्यान में रख लेना है। तो ये ऑब्जर्व आप कर सकते हो बच्चा कि एक क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम आपको लगता है। नेक्स्ट है हमारे टूल्स एंड इक्विपमेंट, वो स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब समझ में आ रहा है क्या भाई, जो आपको टूल्स, वर्कर्स को मैं टूल्स दे रहा हूं, इक्विपमेंट दे रहा हूं ना, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब वो बेकार कंडीशन वाले नहीं होना चाहिए। एक ऐसा टूल्स एंड इक्विपमेंट दूं मैं ताकि बेटर तरीके से वो बच्चा पढ़ सके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब एक दिन में अगर 4 क्वेश्चन दे दूं, 5 क्वेश्चन दे दूं, 6 क्वेश्चन दे दूं, कर पाओगे क्या, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मुझे लगता है भाई कि हर एक बच्चा, जो मेरा टास्क है, जो मैं ऑब्जेक्टिव सेटअप किया हूं, पर डे एक क्वेश्चन हर एक बच्चा कर ले जाएगा। ऐसा मैंने टास्क, ऐसा मैंने ऑब्जेक्टिव, ऐसा मैंने गोल सेटअप किया है हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा कंपनी में भी होना चाहिए। जो भी आपने बच्चा टास्क सेट किया है, टास्क को सेट किया, ऑब्जेक्टिव को सेट किया है, वो साइंटिफिक वे में होना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन करने का, देखने का एवरेज बच्चे, एवरेज एम्प्लॉय कितना काम कर सकते हैं पर डे, वो ऑब्जेक्टिव आप सेटअप करो, वो गोल आप सेटअप करो। क्लियर है क्या। नेक्स्ट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये तो ऑलरेडी हो चुका है बच्चा। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ऑलरेडी कवर किए हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कवर किया है। जो भी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है टेस्ट के बेस पे होना चाहिए। जो पर्सन जिसके लायक है बोले तो उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना चाहिए। और उसके बाद जो भी वो काम करने वाला है ना बच्चा, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, जो काम करने वाला है, ताकि उसको और बेटर नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो जाए। क्लियर है क्या। नेक्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप। अब ये टॉपिक डिफरेंट आ गया, नाम ही जैसे बता रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। यहां पे सिंपल सा बोला गया फैक्ट्री में जो काम आपके होते हैं,
सिंपल फंक्शनल फोरमैनशिप में ध्यान रखना, जो भी आपके फैक्ट्री में काम होते हैं, बोला गया भाई कैटेगरी डिवाइड करो, मतलब उस काम को अलग अलग छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर एक पार्ट के लिए ना एक स्पेशल पर्सन, बोले तो मैनेजर को अपॉइंट करो, मतलब जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। क्वालिटी डिटेल्स अभी पढ़ेंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप अभी क्या ध्यान में रखना बच्चा, एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कहना था, कंपनी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें दो पार्ट में चीजों को डिवाइड किया गया, एक प्लानिंग, एक प्रोडक्शन। प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग, प्रोडक्शन। प्लानिंग के लिए 4 मैनेजर हायर करो एंड प्रोडक्शन के लिए भी 4 मैनेजर हायर करो, मतलब डिफरेंट मैनेजर होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए जो डील करेंगे उस एक्टिविटीज को। क्लियर है कि नहीं? जैसे यहाँ पे बता दिया मैंने, अगर जैसे पॉसिबल अभी तो नहीं है क्योंकि चैनल छोटा बच्चा, नहीं तो सिंपल सा आपको बेस्ट एडवांटेज कब मिलता, जब मैं यहाँ पे ओसीएम के एक टीचर, एक एक्सपर्ट को हायर कर दूं, इकोनॉमिक्स के एक टीचर को हायर करूं, मैथ्स 2 का एक टीचर हायर करूं, अकाउंट्स का एक टीचर हायर करूं, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल है सर, कि अगर हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर को मैं अपने चैनल पे लाऊं तो बेस्ट एडवांटेज हर एक बच्चे को मिलने वाला है। तो यही सेम कंपनी बोल रही भाई, यही सेम एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है, अगर हर एक डिपार्टमेंट, जैसा मैंने बताया 2 डिपार्टमेंट आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन लेवल, प्लानिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग। प्रोडक्शन में बोल रहे 4 मैनेजर को आप हायर करो एंड प्लानिंग में भी 4 को हायर करो, 4 एक्सपर्ट को हायर करोगे तो जो भी एक्टिविटी, जो भी वर्क, जो भी काम हो रहा है बच्चा, बेटर तरीके से हो सकता है, एडवांटेज मिलेगा। लास्ट, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब अगर फैक्ट्री ऐसा अनाउंस करे, ऐसा बोले भाई अगर कोई वर्कर एक दिन में 100 पीस बना रहा है, सेम रेट मिल रहा है, कोई वर्कर 80 पीस बना रहा है तो भी सेम रेट मिल रहा है, तो इससे प्रॉब्लम है बच्चा, जो 80 पीस बना रहा है ना, 100 वाले पे हंसने वाला है कि बच्चा तू 100 बनाए फिर भी वेजेस दोनों का सेम मिल रहा है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये कहना था भाई डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पे होना चाहिए, मतलब आप एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दो, स्टैंडर्ड से ज्यादा जो बनाएगा उसको ज्यादा रेट आप दे दो, स्टैंडर्ड से कम जो बनाएगा उसको कम रेट दो। इससे ये होता है बच्चा ना, जो कम बना रहे थे, जो कम पीस बना रहे थे वर्कर, वो भी क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे और ट्राई करेंगे जो भी स्टैंडर्ड सेटअप है उससे ज्यादा बनाए, ताकि वेजेस उनको बेटर तरीके से मिल सके। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। पहले पॉइंट्स ध्यान में रख लो, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नोट किया तो आ जाओ थोड़ा फास्ट। पहला पॉइंट क्या था बच्चा, वर्क स्टडी। इसमें क्या सिखाया था, देखो इधर, जैसा मैंने डिसाइड किया हर एक बच्चा एक दिन में एक क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा कंपनी डिसाइड करता है एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है और कौन सा मेथड बेस्ट है, वो दो चीज पिक कर लो। टाइम का ध्यान रखना, टाइम एंड कौन सा मेथड बेस्ट है वो पिक करो। यहां पे वही बोला है भाई, कोई भी काम असाइन करने के पहले, कोई भी वर्क असाइन करने के पहले ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यही करता है भाई, को काम कैसे करना है और प्रॉपर वे में कैसे काम को करा के लेना है। क्लियर है कि नहीं? और ये बेस्ड होता है टाइम स्टडी के ऊपर, मोशन स्टडी के ऊपर। इसमें भी अभी ध्यान रखना, वर्क स्टडी में भी पार्ट है अपने, कितने हैं टोटल? 4। कितने पार्ट है बच्चा? 4। 1 2 3 4। आपको चारों नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 4 का नाम लिख दिया तो भी बेस्ट है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा चारों का नाम, पढ़ना पड़ेगा चारों का नाम। कौन कौन सा? टाइम स्टडी, मोशन, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। चारों का नाम ध्यान में रख लो, टाइम, मोशन, मेथड एंड फटीग। टाइम, मोशन, मेथड एंड फटीग स्टडी होता है। क्लियर है कि नहीं? अब एक एक का डिटेल पढ़ना है क्योंकि पूछे जाते हैं ये चीज। पहला टाइम स्टडी, नाम ही जैसे बता रहे बच्चे, टाइम, ये खुद बता रहे भाई कोई काम करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए एक्चुअल, ये हमें बताता है टाइम स्टडी के अंदर। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, सिंपल सा बता रहे भाई, ये ऐसा टेक्निक्स है जो बताता है अ सर्टेन स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक जॉब। जैसा मैंने डिसाइड किया बच्चा कि एक स्टैंडर्ड सेटअप किया है, पर डे 1 क्वेश्चन हर एक बच्चा कर ही लेगा, कितना भी लोअर रहेगा बट पर डे 1 क्वेश्चन इजीली वो कवर कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? हर एक जॉब का डिटेल्स करना है बच्चा, ईच पार्ट स्टडी इन डिटेल करना है। एंड एवरेज वर्कर, एवरेज वर्कर का मतलब समझा क्या? जो ये लेक्चर्स लेके आता हूँ ना, वो ऐसा काउंट करता हूँ जो अगर लोअर बच्चा भी देखता है, एवरेज बच्चा भी देखता है ना, तो उसको कंप्लीट बेनिफिट अपने वीडियो से मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी भी जो डिसाइड करता है ना बच्चा, वो एवरेज वर्कर को ध्यान में रखते हुए करता है। क्लियर? डिटेल्स वही लिखे गए हैं, पढ़ लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए ये नोट किया, तो टाइम स्टडी के बाद आ जाओ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं आपके लिए लेक्चर जितने भी मिनट का लेकर आता हूँ, अगर मैं अननेसेसरी बातें कर दूं, इसमें अननेसेसरी बातें मतलब जैसे मोटिवेट करते रहता हूँ, हर एक चीज टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसा कंपनी में भी होता है, वर्कर को अगर मैं कोई काम दिया तो वर्कर हो सकता है कुछ टाइम पास भी कर रहा हो, मतलब जो काम दिया गया है वो छोड़ के कुछ और टाइम पास कर रहा हो। तो यहाँ पे यही बोला गया है मोशन स्टडी में वर्कर के मूवमेंट, किसका मूवमेंट? सिर्फ बॉडी का मूवमेंट ध्यान में रखना है।
तो आपको भी ये चीजें क्या करना है भाई, साइड कर देनी है, जो अननेसेसरी चीजें या फिर अननेसेसरी बातें हैं, आपको सिर्फ अपने टॉपिक जो भी चल रहा है उस पर ध्यान देना है। तो सेम यहाँ पे मोशन स्टडी में यही बोला गया है कि आपका जो बॉडी का मूवमेंट है ना, वो भी देखा जाएगा भाई, काम जो भी जॉब जो भी टास्क आपको मिला है उसमें आप कितना टाइम दे रहे हो और कितना टाइम पास आप कर रहे हो। जैसा वर्कर का देखा रहेगा आप लोग ने, वर्कर को अगर हम लोग कोई टास्क दिए, जब तक खड़े रहते हैं काम अच्छा करेगा, और जैसे साइड हुए वैसा टाइम पास करना स्टार्ट करता है। होता है कि नहीं, बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो वही चीज यहां पे बताया जा रहा है इन दिस स्टडी। मूवमेंट ऑफ बॉडी इंपॉर्टेंट, बॉडी का मूवमेंट देखा जाता है, क्लियर है कि नहीं, टू परफॉर्मेंस ए जॉब, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। इन द अदर वर्ड इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑपरेटर और ऑन मशीन इन्वॉल्व्स इन ए पर्टिकुलर टास्क, जो भी टास्क दिया गया वहां पे देखा जाता है। नेक्स्ट लाइन बोला है मोशन स्टडी क्या करता है बच्चा, इंक्रीज करता है इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स बाय कटिंग डाउन द ऑल वेस्टफुल मोशंस। जो मैंने बताया आपको भी नहीं करना है, मैंने पहले स्टार्टिंग से बताया बच्चा कि वेस्ट जो भी टाइम आप करते थे वो आप कट कर दो। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि अगर वर्कर कोई वेस्टफुल मूवमेंट करता है, मोशन करता है, उसको कट कर दो, तभी इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी तभी इंक्रीमेंट होती है या फिर होगी। क्लियर, नोट कर लो यहाँ पे वही बोला भाई, इलिमिनेट आपको करना है अननेसेसरी मोशन। जो अननेसेसरी मोशन आप करते हो 1 मंथ लग जाओ, एग्जैक्ट 1 मंथ पेपर को बच्चा अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। तो ऐसा कंपनी में भी बोला जाता है भाई, अननेसेसरी मोशन करना बंद कर दो, तभी रिजल्ट तभी बेनिफिट आपको मिलेगा। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट किया। तो नेक्स्ट पे आने का, नेक्स्ट है बच्चा मेथड स्टडी। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो यही सेम पैटर्न कंपनी में होता है, अल्टरनेटिव ऑप्शन से, बट उसमें से बेस्ट कौन सा है, इजी कौन सा है, वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, वो मेथड को पिक कर लो। यही चीज सिखा रहे हैं भाई, ये ऑलवेज पिक करते हैं। कोई बहुत सारे मेथड होते हैं हर एक चीज को, कोई भी टास्क कंप्लीट करने को बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड है। जैसे अब आपके लिए हो गया बच्चा पर डे सर हाफ एन आवर पढ़ना है, या फिर एंडिंग मोमेंट पे जब हॉल टिकट हाथ में आ जाएगा फिर सर एक दिन में ज्यादा पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, पर डे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा कंपनी बोला गया भाई, कोई भी टास्क कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, अब उसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है वो पिक कर लो, बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। क्लियर है। नेक्स्ट है आपको रिड्यूस करना है जो भी वेस्टेज ऑफ टाइम था उसको रिड्यूस करना है। क्लियर है कि नहीं, चीजें पढ़ लो भाई, इजी वर्ड में लिखी गई हैं। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट स्टडी आ जाओ, फटीग स्टडी। नेक्स्ट आने का बच्चा फटीग। फटीग स्टडी का मतलब हो गया, देखो अभी एंडिंग टाइम पे, अगर एंडिंग टाइम एग्जाम टाइम पे मैं बोलूं बच्चा 4 घंटे आपको पढ़ना है, तो हर एक बच्चा बोर हो जाएगा और माइंड में जाने वाला नहीं वो चीज। तो यहाँ पे कंपनी में भी यही सेम चीज होता है, अगर वर्कर को कंटिन्यू में दे दूं काम करने के लिए, तो भाई बंदा सामने वाला क्या हो जाएगा, बोरिंग फील करने लगेगा, काम में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए एफडब्ल्यू टेलर का ये कहना था ना, बीच में वर्कर्स को ब्रेक भी दो, जैसे आपके स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है भाई, अगर कंटिन्यू लेक्चर्स रख देंगे तो बच्चे बोर होते हैं, इसलिए बीच में कुछ मिनट्स के 20 मिनट्स 30 मिनट्स का क्या होता है, ब्रेक होता है, ताकि बच्चे जब फिर से रिटर्न क्लास में आए तो थोड़ा सा फ्रेश फील करें और माइंड उनका स्टेबल रहे। तो सेम कंपनी में भी होता है भाई, वर्कर्स को बीच में ब्रेक देना है। तो एफडब्ल्यू टेलर का यही कहना था फटीग स्टडी में, ड्यूरेशन आपका क्या है एंड फ्रीक्वेंसी क्या है टू द रेस्ट इंटरवल। इंटरवल आप कितने का दे रहे हो, कितने टाइम का दे रहे हो, ताकि वर्कर जब रिटर्न आए रेस्ट के बाद तो भाई बेस्ट दे पाए। इससे वर्कर रेस्ट रिफ्रेशेस द वर्कर, जब भी रेस्ट मिलता है ना, सेम जैसा आप प्रैक्टिकल समझो भाई, बच्चों को कॉलेज में या फिर स्कूल में क्यों रेस्ट मिलता है, क्यों ब्रेक मिलता है, देखा रहेगा आपने, इसीलिए मिलता है भाई। अगर कंटिन्यू 7 से 8 क्लास बच्चों को बैठा दोगे तो माइंड उनका डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसीलिए बीच में कुछ ब्रेक दिया जाता है। सेम कंपनी में भी होता है भाई, वर्कर्स को दिया जाता है ताकि उनकी इफिशियंसी लेवल बेस्ट है, इफिशियंसी लेवल क्या रहे बच्चा, बनी रहे कंटिन्यूटी। क्लियर है, नोट कर लो इधर। अब ये सब चीजें आप इजीली समझ जाओगे। अगर लॉन्ग टाइम के लिए उनको बैठाना है, लॉन्ग टाइम के लिए बैठाना है तो बीच में ब्रेक तो देना पड़ेगा। अब ये सब चीजें आप खुद से पढ़ सकते हो। चलिए फटीग स्टडी हो गया, तो नेक्स्ट पे आ जाओ जरा। ये तो इजी टॉपिक है, खुद से रीड कर लेना। टूल्स एंड इक्विपमेंट स्टैंडर्ड लेवल के होने चाहिए, बोले तो बेटर लेवल के लिए होने चाहिए, ताकि हर एक वर्कर उस टूल्स एंड इक्विपमेंट के साथ एक बेटर काम कर सके। रीड करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। रिजल्ट है एक्सपेरिमेंट का, सिंपल बोलो है भाई, अगर स्टैंडर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट में दूंगा तो इससे इंप्रूवमेंट होगा क्वालिटी ऑफ द वर्क, काम में, एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। वर्किंग कंडीशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्किंग कंडीशन मतलब हमारे वर्कर, हमारे एम्प्लॉय जहां पे भी काम कर रहे हैं ना, उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना, अच्छी जगह बच्चा देना, स्टैंडर्ड इससे होगा भाई। क्लियर।
नोट करो, अब ये टॉपिक इजी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पॉइंट्स आगे पीछे लिखे हैं बट उसका टेंशन नहीं, पॉइंट्स आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या बताया था, जैसे नाम बता रहा है भाई डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एफडब्ल्यू टेलर ने ये बोला भाई एक स्टैंडर्ड सेटअप कर दो, भाई हर एक वर्कर एटलीस्ट इतना पर डे काम कर सकता है, और उससे अगर कोई कम वर्कर काम करता है तो भाई पेमेंट उसका कट करो, वेजेस उसका कट करो, और अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा करते ना बच्चा तो उसको मोटिवेट कर दो, इंसेंटिव दे दो, बोनस दे दो, प्रीमियम दे दो, ऐसा उन्होंने बोला है। इसीलिए ये टॉपिक बता रहा है भाई डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट आया है हर एक पीस के ऊपर डिपेंड होता है। सिंपल सा बोला, देखो लाइन जो मेन है वो पढ़ रहा हूं मैं, वेजेस जो है वो पेमेंट होगा इज बेस्ड ऑन इफिशियंसी ऑफ द वर्कर, जो वर्कर जितना इफिशियंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट होने वाला है। यहां पे बोला है भाई इफिशियंट वर्कर आर पेड मोर वेजेस देन इनइफिशियंट वन। इनइफिशियंट वर्कर का मतलब हो गया बच्चे जो स्टैंडर्ड से कम काम किया, उसको बोलते हैं इनइफिशियंट। इफिशियंट किसको बोलेंगे, जो स्टैंडर्ड से ज्यादा काम किया तो उसका पेमेंट भी तो ज्यादा मिलने वाला है। क्लियर है कि नहीं। सेम इन द अदर हैंड दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से आपने कम का प्रोडक्शन किया है तो आपका जो पीस रेट सिस्टम है ना भाई वो लोअर रहेगा, कम पेमेंट होने वाला है आपका। स्टैंडर्ड से ज्यादा करोगे तो बेस्ट है। इससे ये होता है ना जो भी वर्कर्स है वो मोटिवेट होंगे, वो ट्राई करेंगे एटलीस्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा या फिर स्टैंडर्ड तक का प्रोडक्शन करें। क्लियर है कि नहीं। लाइन वही लिखी है, पढ़ लेना इजी टॉपिक से। और एक चीज मैं बता दूं बच्चा, यहां पे देखो ना 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ऐसा छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं। अरे भाई 6 पॉइंट नहीं लिखना, नहीं तो बच्चा टेंशन में आ जाएगा, सर इतने बड़े डिटेल्स लिखने क्या। नहीं, आपको मैंने बताया था बच्चा 2 से 3 पॉइंट्स एग्जाम में, कितना 2 से 3 एंड मैक्सिमम अगर लिख रहे हो तो 4, 2 3 एंड मैक्सिमम 4। अब आपके टाइम के अकॉर्डिंग है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट करना है। पॉइंट्स मैंने डिटेल पूरे टॉपिक का दिया, बट लिखना 2 से 3 एंड मैक्सिमम 4 पॉइंट है इसमें से जो दिख रहा है। चलिए ये नोट किया, तो नेक्स्ट में आते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या बताया था मैंने, यहां पे बताया था भाई कि जैसे एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल समझ लो। पहले तो ये क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट अपने कितने हैं 6। अगर हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को मैं रख दूं आपके सामने, इस चैनल पे रख दूं, तो बेनिफिट किसको मिलेगा बच्चा, मुझे, और जो बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट होगा उसको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। क्योंकि इंग्लिश के एक्सपर्ट आएंगे भाई, ओसीएम के एक्सपर्ट आएंगे, इको के आएंगे, अकाउंट्स के आएंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं। तो सेम एफडब्ल्यू टेलर का था भाई, हर एक फील्ड के एक्सपर्ट को आप उतारो अपने कंपनी में। इससे ये रहेगा ना आपकी क्वालिटी, आपकी जो क्वालिटी है ना वो इंप्रूवमेंट होगी, क्वालिटी बेस रहेगा प्रोडक्ट। तो सेम यहाँ पे भी वही चीजें बोली गई है भाई, सबसे अगर डिपेंड करता है। सिंपल सा देखो यहाँ पे एफडब्ल्यू टेलर ने लाया था ये, इन दिस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। इससे क्वालिटी बनेगी, स्पेशलाइज होगा आपका टॉपिक्स, एंड मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस एक्सपर्ट। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर जब आपको मिलेंगे तो भाई बेस्ट अपना देने वाले हैं, और बेनिफिट भी आपको बेस्ट मिलने वाला है। सिंपल बोला है, वर्क को जो है डिवाइड करो इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और तभी हर एक एक्सपर्ट्स को असाइन करो आप। टेलर का ये कहना था डिवीजन ऑफ द वर्क, काम को डिवाइड कर दो, काम को डिवाइड करो। जैसा अभी मेरे ऊपर वर्क बच्चा लोड है, क्लियर है कि नहीं। मैथ्स 2 की सीरीज कौन दे रहा है, मैं ही दे रहा हूँ। 10th की सीरीज कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। डिग्री का सीरीज कौन दे रहा है, मैं। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है भाई कि लोड हमारे ऊपर जाता है, और यही अगर मैं ऐसा कर दूं भाई, डिवाइड कर दूं, तो इससे बेस्ट होगा डिवीजन ऑफ वर्क अगर कर दूं। तो इनका वही कहना था भाई डिवीजन ऑफ वर्क आपको करना है। नोट कर लो इसको, और नोट किया। और जिनको ये एक्सप्लेन नहीं करना है, सपोज एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन करोगे तो बेस्ट है, बट नहीं करना चाहते तो ये टेबल भी बनाए तो भी बच्चा बेस्ट मार्क्स मिलेगा। ये टेबल भी अगर बनाए तो भी बेस्ट है। मैंने बोला था ना जो मैनेजर होते हैं भाई 4, पहले तो 2 कैटेगरी डिवाइड करो, कौन सा, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग प्रोडक्शन। प्लानिंग में कितने मैनेजर चाहिए अपने को, 4 चाहिए। प्रोडक्शन में कितने चाहिए बच्चा, 4। जैसे नाम ही बता रहे थे, यहाँ पे प्लान करने वाले लोग बैठे, प्लानिंग के लोग बैठे, यहाँ पे प्रोडक्शन के लोग बैठे। ऑपरेशन लेवल भी बोला जाता है, प्रोडक्शन लेवल भी बोला जाता है, मतलब सेम है। यहाँ पे कौन कौन है, इंस्ट्रक्शन, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट एंड डिसिप्लिन। देखने का ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट वे में समझ लो भाई। इनका काम है डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना। क्लियर है क्या। इनका काम है बच्चा रूट डिसाइड करना,
अब दोनों का मतलब कंफ्यूजन में आते बच्चा। इनका काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, जैसे मैंने डायरेक्शन दे दिया कि भाई 31 डेज सीरीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अब ऐसा भी मैनेजर आएगा जो आपके साथ रास्ते में साथ में चलेगा, जैसे मैं साथ में चल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर एक डिटेल बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये सिर्फ डायरेक्शन देगा काम करने का, ये आपके साथ में रूट में, रूट क्लर्क बोले तो साथ में चलने वाला है भाई, साथ में आपके चलेगा, बताता रहेगा। नेक्स्ट है बच्चा टाइम एंड कॉस्ट का बात करेगा, मतलब ये टाइम देखेगा बच्चा कि कितना टाइम लगता है और कॉस्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रहना है, ये यहाँ पे 4 पॉइंट है। नेक्स्ट प्रोडक्शन लेवल में कितने लोग आ रहे हैं, 4 लोग। स्पीड बॉस यहाँ पे आपकी स्पीड चेक करता रहेगा सही है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा गैंग बॉस, ये अपना टोटल ओवरऑल ऑपरेशन को डील करेगा। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस जैसे नाम बता रहा है बच्चा, रिपेयर बॉस जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीन्स, जो भी टूल्स लग रहा है उनको देखरेख का काम करना इनका काम है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट करने का काम होता है इधर। तो ये टेबल भी अगर इस तरीके से बनाए तो भी बेस्ट होता है, ध्यान रखो इधर। कैसे ध्यान में रखना, फैक्ट्री में पहले 2 पार्ट डिवाइड, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग प्रोडक्शन, प्लानिंग प्रोडक्शन, ऐसे ध्यान में रखने का। प्लानिंग में कितने लोग बैठे, 4 लोग बैठे हैं। प्रोडक्शन में कितने लोग बैठे बच्चे, 4 लोग बैठे हैं। चारों का नाम ध्यान में रखना इधर, और ये 4 का नाम ध्यान में रखना है इधर। क्लियर हो गया ये पॉइंट, और ये अगर नोट किया आपने। 5th पॉइंट साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब होता है सही बंदे को सही जगह रख दो, जो जिसके लायक है बच्चा, जो जिसका नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको वो जॉब आप दे दो तो बंदा वो परफेक्ट तरीके से काम करके देगा। ऑलरेडी ये चीज मैं बहुत बेटर तरीके से बता चुका हूँ। जैसा मेरा मेन सब्जेक्ट जो है ना बच्चा, वो है अकाउंट्स। अगर कोई मुझे अकाउंट्स बोले पढ़ाने तो बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता हूँ कंपेयर टू ओसीएम, कंपेयर टू इकोनॉमिक्स, ऐसा मुझे लगता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये टॉपिक को ही बता रहा है भाई, सिंपल सा, मैनेजर को सेलेक्ट करना चाहिए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए, सही पर्सन को सही जॉब के लिए सेलेक्ट कर लो आप। और यहाँ पे ट्रेनिंग मस्ट बी डन साइंटिफिक, साइंटिफिक वे से होना चाहिए जो भी उसका ट्रेनिंग होने वाला है वो। इससे ये होगा ना, सामने वाले का इंप्रूव होगा बच्चा नॉलेज एंड स्किल्स। ये ऑलरेडी प्रिंसिपल में हो चुका है, सिंपल पॉइंट भी है, नोट कर लो इसको। नोट किया तो लास्ट पॉइंट पे अपने आ रहे हैं, नोट किया तो लास्ट पे आ रहे हैं। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जो भी टास्क, जो भी ऑब्जेक्टिव आप सेटअप कर रहे हो ना, वो साइंटिफिक नेचर का होना चाहिए। कुछ भी टास्क ऐसा नहीं रखना है, जैसा मैंने टास्क जो रखा, जो भी ऑब्जेक्टिव रखा, जो भी गोल रखा हर एक बच्चे के लिए, जो भी गोल डिसाइड किया ना बच्चा, वो बहुत सोच समझ के किया है, बहुत एवरेज कैटेगरी के बच्चों को सोच के डिसाइड किया है कि पर डे, जैसे मैंने क्या सेटअप किया ऑब्जेक्टिव आपके लिए, पर डे 1 क्वेश्चन। ये तो मुझे लग रहा है कोई भी बच्चा कर लेगा। अब मैं पर डे 10 क्वेश्चन रख दूं तो हर लेवल के बच्चे कवर कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव सेटअप किया बच्चा, टास्क जो सेट किया है ना, वो साइंटिफिक वे से किया है। मुझे डिसाइड किया है कि हर एक बच्चा इजीली पर डे 1 क्वेश्चन कर सकता था। ऐसा कंपनी में भी होता है, जो भी आप टास्क रखोगे ना साइंटिफिक वे से होना चाहिए। जो भी आप स्टैंडर्ड रखते हो ना, सेटअप करते हो बच्चा, वो साइंटिफिक वे से होना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा है, बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स एम्प्लॉय विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स गिवन, जो भी उनको स्टैंडर्ड दिया गया है। जैसे मैंने स्टैंडर्ड आपके लिए दिया है बच्चा, पर डे 1 क्वेश्चन, ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपका टास्क है, डेली कंप्लीट कर लो। एंड मैनेजमेंट कैन कीप प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग वर्किंग मच बिलो देयर कैपेसिटी। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। कैसे? हर एक बच्चे को ध्यान में रखना है, जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर क्या आएगा बच्चा, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या याद कराया था? S4FD। क्लियर है? वर्क स्टडी में कितने थे बच्चा? 4 थे, टाइम, मोशन, मेथड, फटीग। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर चारों का नाम भी लिख दिया तो भी इनफ है, चारों का नाम भी लिख दिया तो भी इनफ है, ध्यान में रखने का उधर। क्लियर है कि नहीं? S4 था साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग था, सेकंड ध्यान रखना। तो इस तरीके से पहले तो पॉइंट आप रिकॉल करो, बार बार ध्यान में रखना। मीनिंग पॉइंट्स, पॉइंट्स का जैसे जिस तरीके से प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, अगर इस तरीके से भी दिखाया ना तो एक बेस्ट मार्क्स अपने को मिल जाएगा, मतलब आप लोग को मिलने वाला है। जैसे देखो ना, अगर यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप में कोई बच्चा अंदर का डिटेल ही नहीं लिख पा रहा तो ये टेबल भी बनाया तो उसका भी मार्क्स अपने को मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, स्टार्टिंग में जो पॉइंट्स, इसका भी अलग से जिस तरीके से हर एक डायग्राम में देख रहा गया, हर एक क्वेश्चन में मैंने अलग पैटर्न को फॉलो किया है। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना, जो बच्चे सिर्फ मीनिंग
पॉइंट्स को कवर कर रहा है। और जिन बच्चों को ओसीएम में एक बेस्ट स्कोर करना है उनके लिए तो बच्चा ओसीएम में ध्यान रखो, पहले मैं बता दूं कंपेयर टू इकोनॉमिक्स ओसीएम में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ये चीज ध्यान में रख लेना। प्रेजेंटेशन वहां पे जरूरी है, तो प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से देना है, पॉइंट्स ध्यान में रख लेना है। पर डे 1 क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम सा फील होगा तो नीचे कमेंट भी बोला है भाई पॉजिटिव नेगेटिव, अगर अच्छा फील हो रहा है तो पॉजिटिव कमेंट करो और अपने फ्रेंड सर्कल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कोई सजेशन देना है मेंशन कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा फीडबैक जो आपको आई थिंक क्लास में पसंद नहीं आ रहा है वो भी आप नीचे ऐड कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन सा फील हो रहा है नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 12th कॉमर्स वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।